हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा सॉल्यूशन सीरीज चौथी चल रही है और इस सीरीज में आपको परसेंटेज का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, परसेंटेज टॉपिक का आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ये परसेंटेज का पार्ट 10 है, 10वां भाग है ये, और जिसमें मैं आपको लेवल 2 के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है ना। और ये कौन सी बुक की मैं करवा रहा हूँ, ये क्वांटम कैट बुक की करवा रहा हूँ जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा ये लिखी गई ये बुक है। ठीक है, लेवल 2 चल रहा है और इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चंस लिया हूँ इस वीडियो में। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो कि एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल का या फिर सीयूपीओ एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। साथ ही साथ जो आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और जो कैट मैट जैट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। ठीक है। तो जैसा कि लेवल 2 चल रहा है, लेवल 2 में बहुत ही टिपिकल टिपिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये भी आप मुझे जरूर से जरूर बताइएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा इस वीडियो का। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जो इस चैनल पर नए हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के आपके लिए जो यूज़फुल वीडियोज़ है ना, वो मैं लगातार बनाता रहूँगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी स्टडीज़ में आपके प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसका बेनिफिट होगा। ठीक है। तो अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को भी अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे भी जुड़ सकते हो आप मुझसे। वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे नए वीडियोस के, और उसके साथ ही साथ आपको इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी। साथ ही साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ से भी फ्यूचर के लिए अपना पीडीएफ फॉर्मेट में उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए, जैसा मैंने आपको बताया 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, P% of the students of a class passed the exam. G% of the passed students are girls and B% of the failed students are boys. The percentage of passed boys over the failed girls. ठीक है। देखिए, इस सवाल में क्या बोल रहा है आपको कि किसी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें से P% बच्चों ने क्या किया, पास किया। P% बच्चों ने पास किया, यही चीज बोल रहा है अभी यहाँ पे। अब जो परसेंट पास किए हैं, P% जो बच्चों ने पास किए, उसमें से G% ऑफ द पास स्टूडेंट, जो भी बच्चे पास हुए हैं, उसमें से G% ऑफ द गर्ल्स, G% क्या है आपके, गर्ल्स हैं। जो पास्ड बच्चे हैं उसमें से G% क्या है, गर्ल्स हैं। और B% ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट, जो फेल्ड स्टूडेंट्स हैं उसमें से B% ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स आर बॉयज, उसमें से B% क्या आपको, बॉयज हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है पास्ड बॉयज ओवर द फेल्ड गर्ल्स। ठीक है, उसका क्या पूछा जा रहा है आपसे, परसेंटेज पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि उस क्लास में टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं, मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ कि अगर उस क्लास में टोटल जो बच्चे हैं वो वहाँ पर है आपको 100, मैं 100 लेके चलता हूँ। परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 लेके चलो तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसमें से दो पार्ट में हुए हैं बच्चे, एक तो आपको पास्ड हुए हैं और एक क्या हुए हैं, आपको फेल हुए हैं। तो मैंने इधर ले लिया क्या, आपको पास्ड की संख्या है इधर, और इधर में क्या आपको फेल का है। ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि P% पास हुए, तो P% पास हुए तो P% 100 का P% कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, 100 का P% कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। P बच्चे क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है। तो फेल कितने हुए हैं, फेल हुए होंगे 100 माइनस P, 100 माइनस P क्या हुए आपको, फेल हुए, 100 माइनस P फेल हुए। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि B% जो है ना, अब क्या बोला, G% ऑफ द पास स्टूडेंट, जो भी पास स्टूडेंट है उसका G% क्या है आपको, गर्ल्स है। तो इसमें से दो लोग होंगे जो पास हुए हैं बच्चे, उसमें से दो लोग हैं, एक तो होंगे आपके बॉयज और दूसरे क्या होंगे आपके, गर्ल्स होंगे ना, यही बात हुई है यहाँ पे। ठीक है। तो गर्ल्स कितने पास हुए हैं आपको, G% क्या आपके, गर्ल्स पास हुए, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ G इंटू P बटे में 100। कोई दिक्कत है यहाँ पे,
नहीं दिक्कत है ना, सही मैंने लिखा। G%, पी के G% क्या हुए हैं, गर्ल्स पास हुए हैं। तो बच्चे हुए बॉयज क्या हो जाएंगे, पी टोटल थे पास्ट बच्चे, उसमें से जीपी बटे में क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसको और मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P इंटू 100 माइनस जी बटे में क्या लिख लिया मैंने, हम यहाँ पे 100 लिख लिया। क्लियर है ना आप? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। G% ऑफ द पास स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड B% ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट्स आर बॉयज। जो भी फेल्ड स्टूडेंट हैं उसका B%, इसमें भी बॉयज होंगे और कौन होगा दूसरा आपका, गर्ल्स होंगे। यही दो तरह के लोग होंगे ना यहाँ पे भी। तो इसमें से B%, फेल में से B% क्या आपके बॉयज है, तो मतलब B%, B बटे में 100 इंटू क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, 100 माइनस P, इतने क्या आपको बॉयज है। ठीक है, तो गर्ल्स कितने होंगे, गर्ल्स यहाँ पे यही होंगे ना, 100 माइनस P में से माइनस B बटे में 100 इंटू 100 माइनस P, यही होंगे गर्ल्स, यही होंगे ना। ठीक है, चलो इसको भी थोड़ा अच्छे से लिख लिया जाए। यहाँ पर मैं इतना लिख सकता हूँ इसको, 100 माइनस P, ठीक है, कॉमन आउट कर लिया। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस B बटे में कितना हो गया आपको, 100। ठीक है, ये क्या आ गया, आपके गर्ल्स आ गए। जो फेल्ड गर्ल्स है ना, जो फेल किए हुए गर्ल्स हैं, वो इस साइड में आपको फेल्ड गर्ल्स हैं, और इस साइड में क्या आपके पास किए हुए बच्चे हैं। तो परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज क्या निकालना है, लड़कों के, लड़के गर्ल्स से निकालने, कंपेयर किससे करना है हमको, गर्ल्स से करना। तो बॉयज का कितना है, बॉयज हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे ना बॉयज, और नीचे में क्या लिखेंगे हम लोग, गर्ल्स लिखेंगे। नीचे में क्या लिखेंगे, गर्ल्स, और इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो बॉयज कितने, पास्ट बॉयज कितने हैं, ये है ना, P इंटू 100 माइनस जी, और बटे में कितना लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, 100। ठीक है, ये पास्ट बॉयज है। और फेल्ड गर्ल्स कौन से, ये वाले ना, फेल्ड गर्ल्स में क्या लिख लेंगे, 100 माइनस P इंटू 100 माइनस B बटे में कितना आ जाएगा आपका, 100 हो जाएगा, और इंटू क्या कर लेना हमने, 100 कर लेना। तो ये 100 तो यहीं से कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया ना। तो अब कितना बच जाएगा हमारे यहाँ पे, P 100 माइनस जी, और बटे में कितना लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, 100 माइनस P, और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा, 100 माइनस B, और इंटू क्या आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। क्लियर है? तो देख लेते कौन सा ऑप्शन हमारा सही, इसके बाद ये ज्यादा कैलकुलेशन हो नहीं सकता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन यहाँ से क्या है, करेक्ट है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको? ठीक है ना, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये भी काफी अच्छा सवाल है ये। देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है, इन द पोलो हॉस्पिटल some patients who were suffering from the hepatitis B were admitted for the treatment, but 9% of the patients were died within half an hour. After treatment, the percentage of patients cured out of the remaining was only 80%. Out of these patients, only 70% are completely cured out and the remaining were partially cured out, of which were equal to 153 patients. The number of patients approximately who were admitted for the treatment for the same was। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि किसी पोलो हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट्स भर्ती हुए जो कि हेपेटाइटिस बी से सफर कर रहे थे। ठीक है, जिनको हेपेटाइटिस बी हो गई थी, जो ट्रीटमेंट के लिए किसी पोलो हॉस्पिटल में एडमिट हुए ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, जिसमें से 9% जो पेशेंट जितने भी एडमिट हुए ना, उसमें से 9% क्या हुए, आधे घंटे में दम तोड़ दिया उन्होंने। आधे घंटे में क्या कर दिया उन्होंने, दम तोड़ दिया। उसके बाद जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई तो द परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स क्योर्ड, जो बच गए थे पेशेंट, 9% से तो दम तोड़ दिया, जो भी जितने भी एडमिट हुए थे उनमें से 9% ने दम तोड़ दिया। जो बचे हुए जो पेशेंट्स है ना, आफ्टर ट्रीटमेंट द परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स क्योर्ड आउट ऑफ द रिमेनिंग वाज ओनली 80%। तो 80% क्या किए गए, उसमें से जो रिमेनिंग जो बचे हुए थे उनको क्योर किया गया। जो भी बचे हुए पेशेंट्स है उसमें से 80% लोगों को क्योर किया गया था। अब जो क्योर किए गए थे ना, उसमें से 70% क्या हुए, कम्प्लीटली क्योर्ड आउट हुए, कम्प्लीटली क्या हो गए, ठीक हो गए। और जो बच गए वो रिमेनिंग पार्शियली क्योर्ड हुए, मतलब थोड़े बहुत ही क्योर हुए थे। उसमें से जो बचे हुए थे 70% तो एकदम अच्छे से ठीक हो गए, और जो बच गए वो पार्शियली क्योर्ड हुए, और जो कि कितने के बराबर है, 153 पेशेंट्स के बराबर है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कितने पेशेंट्स वहां पे एडमिट हुए थे अप्रोक्सीमेटली।
ठीक है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका बहुत सारा है, या तो आप 100 लेके बना सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो कि इसमें से कोई भी ऑप्शन उठा के देख के ऑप्शन को भी डायरेक्ट लेके आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 100 लेकर ही बना के आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मान लिया कि उस हॉस्पिटल में 100 पेशेंट, उस दिन जो है 100 पेशेंट्स ने ट्रीटमेंट के लिए भर्ती लिया, जिसमें से 9% क्या हो गए, डाइड हो गए। 9% क्या हो गए, डाइड हो गए, मतलब 9 लोग क्या हो गए, मर गए। 9 लोग क्या हो गए, यहाँ पे मर गए। अब कितने बच गए ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बच गया आपको 91 क्या हो गया, आपको बच गए जो ट्रीटमेंट के लिए चले गए, ठीक है। अब जो ट्रीटमेंट के लिए चले गए उसमें से क्या बोल रहा है, उसमें से 80%, यही बोल रहा है ना, बट 9% ऑफ द पेशेंट्स और डाइड हैपन आफ्टर द ट्रीटमेंट, परसेंट ऑफ पेशेंट क्योर्ड आउट ऑफ द रिमेनिंग, जो रिमेनिंग बच गए उसमें से रिमेनिंग वाज 80%, जो क्योर्ड हुए वो कितने हुए, 80% क्या हुए आपको, क्योर्ड हुए। तो इसका 80% कितना हो जाएगा, 80% में लिख सकता हूँ 91 इंटू 80/100, और ये 1 0 1 0 यहाँ से चला गया, और यहाँ पर कितना बच जाएगा आपको, 8 × 8 9 8 कितना हो जाएगा, 72, मतलब 728/10 क्या हुए आपको, क्योर हुए, ठीक है। अब जो क्योर हुए, बोल रहा आउट ऑफ दिस पेशेंट जो क्योर हुए उसमें 70% जो हुए कंप्लीटली क्योर्ड हुए, इसके जो 70% जो हैं वो क्या हुए, कंप्लीटली क्योर्ड हुए। उसके जो है 70% जो है आपको कंप्लीटली क्योर्ड हुए, तो हम बोल सकते हैं कि 728/10 का 70% क्या हुए, कंप्लीटली क्योर्ड हुए, ठीक है। तो एक चीज बताना है, यहाँ पर जो बच गया उनको क्या बोल रहा हूँ, वो कितने हैं हमारे, 153 है। वो कितने हैं हमारे, 153, जो कि पार्शियली क्योर्ड हुए। जो बच गए वो क्या हुए, पार्शियली क्योर्ड हुए। तो पार्शियली जो क्योर्ड हुए, ये 153 जो है, वो 153 कितने के बराबर हो जाएगा, 153 हो जाएगा आपको। ये इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है आपको 30/100 इंटू 728/10% के इतने के बराबर है, 30%। 70 तो इधर हो गए, 30% जो बच गए वही ना 153 के बराबर है, यही है ना। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि, चलिए यहाँ पर देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, 728/10 इंटू 30/100, ये कितने के बराबर है, ये आपको 153 के बराबर है। और हमें क्या निकालना, कुल पेशेंट्स निकालने, मतलब हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। अच्छा, 1 0 यहाँ से हटा दो, 1 0 यहाँ से चला गया, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, एक बोल सकता हूँ मैं, एक हो जाएगा आपको 153 बटे में कितना आ जाएगा आपको, 728/3, और ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। 100 कितने के बराबर होंगे, 100 की वैल्यू निकाल लेते तो ये आ जाएगा आपको 153/100 बटे में कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 728/3, और इंटू क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, 100 लिख लेंगे। इंटू क्या लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग, 100 लिख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्व कर लिया जा सकता है। इसको मैं सॉल्व ऐसे कर सकता हूँ, 3 5 से चला जाएगा और 51, ठीक है। तो इसको आप पूरा जब सॉल्व करोगे, ऐसे ही आप देख पा रहे हो यहाँ पे बोल क्या रहा है, अप्रोक्सीमेशन पूछ रहे हैं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पेशेंट्स पूछ रहे हैं। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आता है आपको 700.54 के बराबर आता है। कितने बराबर आता है, 700.54 के बराबर होता है। अप्रोक्सीमेटली पूछा जा रहा था, अप्रोक्सीमेटली ये कितने बराबर हो जाएगा, 700 के बराबर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 700 पेशेंट उस दिन वहां पे उन्होंने एडमिट हुए थे ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ शुगर केन फैक्ट्री इज ₹1 करोड़ विच प्रोड्यूसेस 5000 टन per annum. Sugar is being sold at ₹18 per kg. ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल इज 3.2 पर kg. लेबर एंड पैकेजिंग चार्जेस आर ₹1.8 per kg. मेंटेनेंस एंड यूटिलिटीज एक्सपेंसेस आर ₹2 per kg and the general expenses are ₹3 per kg. 20% tax are being paid of the gross annual earnings. Then the net profit of the production of the factory per annum is, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि एक शुगर कैन का फैक्ट्री लगाने में 1 करोड़ रुपए खर्च होता है, ठीक है। 1 करोड़ रुपए क्या होता है यहाँ पे खर्च होता है, जो कि 5000 टन, जो कि 5000 टन पर एनम, साल भर में 5000 टन क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है।
शुगर इज बीइंग सोल्ड एट रुपीज, जो चीनी वो वहां पे प्रोड्यूस करती है वो कितने रुपए में बेची जाती है, 18 रुपए प्रति केजी में बेची जाती है। अब वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, एक तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना है आपको 3.2 पर केजी है। लेबर और पैकेजिंग चार्जेस का कितना है आपको 1.8 पर केजी, मतलब 1 केजी को पैक करने और लेबर कॉस्ट कितना पड़ जा रहा है आपको 1 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल 3.2 पर केजी, ठीक है। लेबर और पैकेजिंग चार्जेस कितना लग रहा है 1.8 पर केजी। मेंटेनेंस एंड यूटिलिटीज एक्सपेंसेस आर ₹2 पर केजी एंड द जनरल एक्सपेंसेस, जिसमें से दैट इज ऑल द रेस्ट चार्जेस, आर ₹3 पर केजी। 20% जो लग रहा है ना उसको टैक्स लग रहा है, जो ग्रॉस एनुअल अर्निंग हो रही है उसका 20% क्या लग रहा है, उसको टैक्स देना पड़ता है। तो पूछा जा रहा है कि नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है पर एनम, साल भर में कितना नेट प्रॉफिट वो फैक्ट्री दे रही है, ठीक है। तो एक चीज बताओ यहाँ पर कि अगर मैं बोलूँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना लग रहा है, यहीं से बात शुरू करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टोटल 1 केजी का, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल कितना आपको हो जाएगा 3.2, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है पैकेजिंग चार्ज कितना हो जाएगा आपको 1.8 पर केजी की बात हो रही है अभी, ठीक है। +2 क्या हो जाएगा आपको मेंटेनेंस एंड यूटिलिटीज एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 3 रुपए, ठीक है। ये टोटल आपको क्या लग रहा है, आपको टोटल पैसे लग रहे हैं, तो इसको सबको जोड़ दे 3 2 5 हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10 रुपए प्रति केजी, 10 रुपए प्रति केजी टोटल क्या आ रहा है हमको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रहा है। तो इसको मैं कॉस्ट प्राइस बोल सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस मेरा जो एक चीनी बनाने में जो खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है आपको 10 रुपीज पर केजी। हाँ भाई, कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो हमको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा है वही तो मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कि शुगर इज बीइंग सोल्ड एट ₹18 पर केजी। शुगर को जो बेचा जा रहा है मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो कितना आपको 18 रुपीज प्रति केजी, कितना आपको 18 रुपीज प्रति केजी है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा होगा उसको, प्रॉफिट हो रहा है 18 - 10, कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको 8 रुपए का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है 1 केजी में, प्रति केजी। प्रति केजी में कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको 8 रुपए प्रति केजी में, उसको क्या हो रहा है 1 केजी में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ परसेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट की बात हो रही है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, कितना प्रॉफिट हो रहा है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर और एक चीज होती है कि 20% जो है ना वो कहाँ दे देता है, वो टैक्स में दे देता है, बीइंग टैक्स में पे कर दे रहा है। मतलब जो 8 रुपए प्रति केजी की जो बात हो रही है इसमें से वो जो भी प्रॉफिट उसको आ रहा है, जो अर्न कर रहा है वो, उसको वो 20% क्या देता है, उसको टैक्स में देता है। मतलब अगर 20% दे दिया तो उसके पास कितने बच गए, 80% बच गए। मतलब कितना हो जाएगा 8 रुपए का 80%, 8 रुपए का 80% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 6.4 रुपीज प्रति केजी। मतलब जो उसको एग्जैक्ट जो फायदा हो रहा है, आप कितना हो रहा है आपको 6.4 रुपीज प्रति केजी का फायदा हो रहा है। सिर्फ ये कितने की बात हो रही, 1 केजी की बात हो रही। लेकिन वो कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है साल भर में, 5,000 टन मैन्युफैक्चर कर रहा है। और यहाँ पर जो हमको निकालना है फैक्ट्री का जो नेट प्रॉफिट निकालना है, प्रोडक्शन का निकालना है, वो कितना निकालना है, पर एनम को निकालना है। तो 6.4 रुपीज प्रति केजी का है, तो 5,000 टन का भी निकाल लेंगे, 5,000 टन। तो 5,000 टन से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ये टन में तो इसको केजी में चेंज कर लेते तो कितना हो जाएगा 6.4 इंटू 5,000 इंटू क्या कर लेंगे, फिर से 1000 कर लेंगे, ठीक है। तो इसको चलो गुना कर, 5 चौक 20 और 5 छक 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ठीक है। 3.2 कर लिया इंटू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10⁶ बोल सकते हैं, 10⁶ बोल दिया तो ये कितना आ जाएगा 3 पॉइंट, इसको मैं लिख सकता हूँ 3.2 करोड़ लिख सकता हूँ ना, कितना लिख सकता हूँ 3.2 करोड़। तो टोटल जो कमाई हो रही है वो कितने की हो रही है, 3.2 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए स्टूडेंट अपीयर्ड इन द मॉक कैट, द टेस्ट पेपर कंटेन्ड 3 sections namely QA, DI and VA. The percentage marks in VA was equal to the average of the percentage marks in all the 3 sections. Coincidentally, if we reverse the digits of the percentage marks of QA, we get the percentage marks of DI.
द परसेंटेज मार्क्स इन VA स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट कुड बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि एक बच्चा है जो कि कैट के मॉक में क्या हुआ, अपीयर हुआ। ठीक है, उसके टेस्ट पेपर में 3 सेक्शन आए, एक तो आया आपको QA आया, फिर DI आया, फिर कौन सा आया, VA आया। द परसेंटेज मार्क्स इन VA का जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स था ना वो किसके बराबर था, एवरेज ऑफ परसेंटेज मार्क्स ऑफ 3 सेक्शन, तीनों सेक्शन के एवरेज मार्क्स के परसेंटेज मार्क्स के बराबर था। कोइंसिडेंटली ये भी हुआ कि जब हम परसेंटेज ऑफ मार्क्स किसका, QA का, जब हम परसेंटेज ऑफ मार्क्स का रिवर्स हम करते हैं ना तो DI के परसेंटेज मार्क्स के वो क्या होता है, बराबर आता है। वी गेट द परसेंटेज मार्क्स ऑफ DI। तब पूछा जा रहा है आपसे कि द परसेंटेज मार्क्स ऑफ VA स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट कुड बी, तो कितना VA द परसेंटेज मार्क्स कितना उसने VA में परसेंटेज मार्क्स कितना उसने स्कोर किया था, ये चीज यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला में क्या बोला जा रहा है, द परसेंटेज मार्क्स इन VA का जो परसेंटेज मार्क्स है ना वो कितने के बराबर है, एवरेज ऑफ परसेंटेज मार्क्स इन ऑल द 3 सेक्शन है यहाँ पे। एक तो है आपको QA का परसेंटेज मार्क्स, प्लस में क्या आपको DI का परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आपको VA का परसेंटेज ऑफ मार्क्स, इसके क्या है आपको एवरेज के बराबर है, ये एवरेज के बराबर है। ठीक है, यही चीज बोला जा रहा है। अच्छा, 3 को अगर मैं इधर लेते हो तो ये हो जाएगा 3 VA परसेंटेज इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ QA परसेंटेज प्लस DI का परसेंटेज प्लस VA का परसेंटेज, बोल सकते हैं। VA को अगर मैं इधर लेते जाता हूँ, सॉरी ये 3 हो जाएगा ना, VA को इधर लेते जाता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 VA परसेंटेज माइनस हो जाएगा ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QA परसेंट प्लस DI का परसेंट, यही चीज हो सकता है ना। ठीक है, यहाँ से VA की अगर मैं वैल्यू निकालूं, VA का परसेंटेज मार्क्स कितना होगा तो वो होगा आपको QA का परसेंटेज प्लस DI का परसेंटेज बटे में 2 के बराबर होगा, इतना ही होगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि कोइंसिडेंटली अगर हम रिवर्स करते हैं QA के मार्क्स को तो हमको DI का मार्क्स दिखता है, DI के परसेंटेज मार्क्स के बराबर होता है। तो अगर QA में अगर मैं बोलूं, QA में उसको अगर मार्क्स आए थे 2 डिजिट के मार्क्स हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि 10A प्लस B आए थे QA में, 10A प्लस कितना आए थे, B आए थे। अगर मैं इसको परसेंटेज में लूं तो ये हो जाएगा इस तरह से परसेंट, और ये भी क्या आ जाएगा आपको इस तरह से परसेंट। तो DI में उसका कितना होना चाहिए, DI परसेंट उसका यही हो जाएगा, रिवर्स हो जा रहा है, तो रिवर्स हो जा रहा है तो कितना बोल सकते हैं 10B प्लस A, और ये क्या हो जाएगा आपको परसेंट में हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। अब मैं इसको इसमें पुट कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा आपको, VA परसेंट इज इक्वल टू QA परसेंट कितना है यहाँ पे 10A प्लस B प्लस DI कितना आपको 10B प्लस A, यही है। अब बटे में क्या लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। देखो ये 10A और A कितना हो जाएगा, 11A हो जाएगा। ठीक है, 10B प्लस B कितना हो जाएगा, ये 11B हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो VA परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 11 बटे में 2 इंटू A प्लस B। तो देखो यहाँ से हमको ये चीज पता चल रहा है कि BA में जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो होना चाहिए ना वो किस में होना चाहिए, आपको 11 का मल्टीपल में होना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन 11 के मल्टीपल में, 48 नहीं है, 69 भी नहीं है, और ये 81 भी नहीं है। तो बी कौन सा है आपको 11 के मल्टीपल में, तो बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द प्रेशर ऑफ डेफिनेट मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम अंडर द गिवन कंडीशंस। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड द वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय 20% देन न्यू प्रेशर विल बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला ना कि प्रेशर, किसी भी डेफिनेट मास का जो प्रेशर होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, वॉल्यूम से। ठीक है, अंडर कोई कंडीशन गिवन है उस कंडीशन में। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि अगर टेम्परेचर को मैं 40% से इंक्रीज कर दूं और वॉल्यूम को 20% से क्या कर दूं, डिक्रीज कर दूं, तो जो नया प्रेशर है देन द न्यू प्रेशर विल बी, तो नए प्रेशर में कितने का बदलाव आएगा, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहला जो प्रेशर है उसमें क्या बोला जा रहा है कि P जो है, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है आपको, टेम्परेचर से। ठीक है, और P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, वॉल्यूम से।
ठीक है, यही चीज बोला जा रहा है। तो मैं यहाँ पर ये चीज बोल सकता हूँ कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T से, और बटे में क्या लिख सकता हूँ, V लिख सकता हूँ। और इसको अगर मैं कांस्टेंट अगर यहाँ पे लगा दूँ तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT प्लस बटे में V हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, K को हमने क्या ले लिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, तो पहला क्या कंडीशन है हमारा, P1 इज इक्वल टू K T1 बटे में क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे V1 हो जाएगा। ठीक है, T1 बटे में क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे V1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई 40%, अगर टेम्परेचर को मैं 40% से इंक्रीज कर देता हूँ, तो 40% से इंक्रीज कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1.4 T1। ठीक है, और वॉल्यूम को 20% से क्या कर देता हूँ, डिक्रीज कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 V1। ठीक है, ये कौन सा आ जाएगा आपको, P2 आ जाएगा। ये कौन सा आ गया आपको, P2 आ गया। ठीक है ना। चलिए अब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो में अगर निकालने जाता हूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ P1 बटे में P2, इधर लिख लिया हमने K T1 बटे में V1। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखो, K इंटू 1.4 T1 बटे में कितना लिख लेंगे हम लोग, 0.8 V1। ठीक है, के सब कैंसिल हो गया, T1 भी कैंसिल हो गया, V1 भी कैंसिल हो गया, 0.8 ऊपर चला जाएगा। तो पॉइंट को हम हटा देते हैं और यहाँ पर कितना लिख लेते हैं, 1 पॉइंट को हटा दिया हमने। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 सत्ते क्या हो जाएगा आपको, 14 हो जाएगा। मतलब रेशियो क्या आ रहा है, P1 और P2 का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपको, 4 बटे में 7 का रेशियो आ रहा है। मतलब P2 कितना हो गया आपको, 7 हो गया, और P1 कितना हो गया आपका, 4 ही है। ठीक है, तो कितने से इंक्रीज हुआ, कैसे निकलेगा हम लोग, P2 माइनस P1 बटे में कितना लिख लेंगे हम लोग, P1 इंटू 100। इंक्रीज ही हो रहा है ना, 7 से 4 से कितना हो गया, 7 हो गया, तो 4 से 7 में कितना से बढ़ गया, ये 3 से बढ़ गया, कितने बढ़ा है, 4 में बढ़ा है, इंटू क्या हो जाएगा आपका 100, कितना आ जाएगा ये 75%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है कि A computer typist types a page with 20 lines in 10 minutes. ठीक है, 20 lines in 10 minutes, but he leaves 8% margin on the left side of the page. Now he has to type 23 pages with 40 lines on each page, which he leaves 25% more margin than before. How much time is now required to type these 23 pages? ठीक है, देखिए बोल क्या रहा है ना कि कोई कंप्यूटर टाइपिस्ट है जो एक पन्ना को जिसमें 20 लाइन टाइप करना और 8% क्या करता है, मार्जिन छोड़ता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में वो कितना मार्जिन छोड़ देता है, 8% का मार्जिन छोड़ देता है, और 20 लाइन टाइप करने में उसको कितना समय लेता है, 10 मिनट का समय लगता है। अब जब उसे 23 पेजेस टाइप करने हैं, 40 लाइन ईच पेज, एक पेज में कितना होगा उसको 40 लाइन टाइप करने हैं, 40 लाइन टाइप करने एक पन्ने में, और पहले से उसको 25% मोर, पहले जितना वो मार्जिन दे रहा था उससे ले रहा था, जितना छोड़ रहा था जगह उससे 25% ज्यादा मार्जिन छोड़कर टाइप करना है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ये चीज आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक है, समझ गए सवाल को। चलिए अब देखिए सवाल को बनाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उसको कितने लाइन टाइप करने पड़ रहे हैं, 20 लाइन टाइप करने पड़ रहे हैं। ठीक है, 20 लाइन टाइप करने पड़ रहे हैं, और इसमें वो कितना समय ले रहा है, 10 मिनट का समय ले रहा है। कितना ले रहा है, 10 मिनट का समय ले रहा है। तो हम एक चीज बोल सकते हैं और देखो एक चीज यहाँ पर 8% का मार्जिन छोड़ रहा है, मतलब पूरे पेज में वो नहीं लिख रहा, 8% का वो क्या कर रहा है, मार्जिन छोड़ रहा है। मतलब कितना वो लिख रहा होगा, वो एक्चुअली में 8% जब छोड़ा है तो 92% पेज ही उसने लिखा होगा। और कितना पन्ना है यहाँ पे, एक ही पन्ना है, एक पन्ने में 92% जगह में ही वो 20 लाइन क्या कर रहा है, लिख रहा है, 10 मिनट में लिखता है। समझ गए। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि 20 लाइन 0.92 जगह में उसको समय कितने लगते हैं, 10 मिनट का समय लगता है। कितना समय का लगता है उसको, 10 मिनट का समय लगता है। तो एक लाइन में उसको कितना समय लग रहा होगा, एक लाइन में उसको यही लग रहा होगा 10 बटे में 20 इंटू 0.92, इतना ही समय लग रहा होगा।
ठीक है। अब देखो उसको कितना, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, 23 पेजेस का निकालना है, और कितना निकालना, 40 लाइंस का। तो उसको 23 पेजेस जिसमें से उसको कितना लाइन, एक पेज में कितना करना है, 40 लाइन ही करना है। ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ईच पेज विच ही लीव्स 25% मोर मार्जिन, मतलब जितना पहले 8% था उसका 25% ज्यादा मार्जिन उसको छोड़ना है। तो 8% का 25% कितना हो जाएगा, 8% का 25% मतलब कितना निकालना, 1/4 निकालना, तो 4 2 8, मतलब अब कितना परसेंट उसको मार्जिन छोड़ना, 8 2 10% जगह का मार्जिन उसको क्या करना है, छोड़ना है। 10% उसको क्या करना है, छोड़ना, मतलब कितने परसेंट में उसको लिखना होगा, मतलब उसको 90% जगह में लिखना है, मतलब उसको 90% जगह में लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 90/100, इतना जगह में इसको लिखना है, 90/100। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10/20 × 0.92 इंटू, ये लिख सकते हैं 23 × 40 × 90/100। आ गया, क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है। ये 20 से 2 बार में चला जाएगा, चला गया 20 से 2 बार में। ठीक है। और ये 2 से मैं इसको अच्छा इसको ऐसे ही रहने दो, 2 को इधर ही रहने दो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 × 2 × 90। अच्छा ये 2 × 90 × 23 लिख सकता हूँ ना इस तरह से। ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ 92, और ऊपर इसका 92 का क्या चला जाएगा, 100 चला जाएगा। ठीक है। और इंटू क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे, ये 100 हो जाएगा। क्लियर है? बन गया, इक्वेशन हमारा बन के तैयार है। अच्छा इससे ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इससे ये चला जाएगा, 4 से चला जाएगा। ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। कितना आ गया, 450 मिनट, कितना आ गया यहाँ पे, 450 मिनट, इतना समय लगेगा उसको टाइप करने में। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे सब किस में दे रखा है, घंटे में दे रखा है। घंटे में दे रखा है तो क्या करोगे, इसको मिनट से डिवाइड करना होगा। 450 है तो इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड करें तो ये जगह कितना, 7 6 42 हो जाएगा ना, 42 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे, 42, 3/6 आ जाएगा। ये कितना लिख सकते हैं, 2, कितना हो जाएगा, 7 1/2 आवर्स। कितना हो जाएगा ये, 7 1/2 आवर्स। इतने समय में वो पूरा पन्ना, 23 पन्ना वो टाइप कर लेगा, वो कंप्यूटर टाइपिस्ट। ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए कंपनी मेड अ cuboidal box of size 16 12 × 5 to sell the ice cream, but later on it was found that the capacity of box was 14.28% less than the required capacity, while the height of the box was correct, which is 5 inches as per the requirement. He had to increase the length and breadth of the box in equal amount than the परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ बेस ऑफ द बॉक्स इज। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, एक कंपनी ने एक क्यूबॉइडल बॉक्स बनाया जिसका साइज कितना था, 16 12 और 5, 16 बाई 12 12 बाई 5, टू सेल द आइसक्रीम, उसमें आइसक्रीम सेल करने के लिए। लेकिन कुछ दिन के बाद उसको ये पता चला कि उसका कैपेसिटी क्या है, उस बक्से की कैपेसिटी क्या है, छोटी है। कितनी छोटी है, 14.28% क्या है, कम है। जो कैपेसिटी होनी चाहिए थी उस कैपेसिटी से उसकी कैपेसिटी कितनी कम है, 14.28% क्या है, कम है। ठीक है। तो लेकिन एक चीज और यहाँ पर है कि जो उसकी बक्से की जो हाइट है, जो 5 इंच की जो हाइट है, वो क्या है, सही है। बक्से की हाइट सही है, लेकिन एरिया क्या है, बेस का जो एरिया है वो क्या है, आपको कम है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ही हैड टू इंक्रीज द लेंथ एंड, जो जैसी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा इक्वल अमाउंट। देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द बेस। तो परसेंटेज इंक्रीज इन द बेस एरिया क्या होगा, ये चीज आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है। सवाल समझ गए? तो हमने करना क्या है कि हाइट में कोई छेड़खानी नहीं करनी। हाइट क्या बोल रहा है आपको, सेम है। हाइट क्या आपको सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बेस में छेड़खानी करनी, जो भी करनी है बेस में छेड़खानी करनी है। तो एक हम यहाँ पे एक क्यूबाइडल आपको समझाने के लिए बना देता हूँ मैं। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारा।
ये यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से आके इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हमारा देखिए बन के तैयार हो गया। तो इसमें क्या है कि 16 क्या हमारा लेंथ है, 16 हमारा क्या है लेंथ है, ठीक है। 12 हमारा क्या है ब्रेड्थ है, 12 हमारा क्या ब्रेड्थ है, और हाइट कितनी है इसकी, 5 इंच की हाइट है, ठीक है। तो हाइट हमारी सही है। जो भी दिक्कत आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, बेस का एरिया में दिक्कत आ रहा है। मतलब हमको इंक्रीज जो करना पड़ेगा वो क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, या तो 16 और 12 दोनों को भी बराबर भाग से इंक्रीज करना पड़ेगा। और कितने से कम हो जा रहा है वो, 14.28% से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मतलब क्या है कहने का, कि जो एरिया हमने अभी बना के लिया है, जो हमने अभी वॉल्यूम लिया है, मतलब 16 × 12 × 5, वो कितने से कम हो रहा है हमारा, 14.28% से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यही चीज बोला जा रहा है, 14.28% से क्या हो गया, वो कम हो गया। समझिएगा ध्यान से। तो मतलब कितने से ये डिक्रीज हो रहा है, 1/7 से क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो इसको इंक्रीज होना पड़ेगा। तो कितने से इंक्रीज होगा, 1/6 से क्या होना पड़ेगा, इसको इंक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कितने से इंक्रीज कर देंगे हम लोग, यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 6×2 = 12 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 16 × 12 × 5 प्लस कितने से इंक्रीज हो रहा है, 16 × 2 × 5, ठीक है। मतलब इसका जो वॉल्यूम होना था वो कितना होना था, इसका जो वॉल्यूम होना था वो होना था आपको 12×5 = 60 हो गया, और 6×6 = 36, 960, ठीक है। और प्लस में 5×2 = 10, कितना हो जाएगा, 160। तो एक्चुअली में उसका जो वॉल्यूम होना था वो कितना होना था आपको, 1120, कितना होना था उसका, 1120 होना था। लेकिन उसका एक्चुअली में कितना हो गया था, 16 × 12 हो गया था। क्लियर है। तो कितना से कम हो गया था, ये चीज हमको निकालना, कितना से कम हो गया था। लेकिन हमें हाइट में भी कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो मैं देख सकता हूँ कितना से कम हो गया था, ये 1120। इसमें से हम लोग क्या करने हैं, हाइट को निकाल देते हैं। हाइट को क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ से निकाल देते हैं। माइनस क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पर कितने से, 16 × 12। बेस एरिया से ही हमको छेड़खानी करनी है। जो भी करना है वो किससे करना है, बेस एरिया से करना है। जी कितना हो जाएगा, ये 5×10 हो जाएगा, ठीक है। फिर से 5×10 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 5×4 = 20 हो जाएगा। क्लियर है। ये कितना हो जाएगा, 12 × 16 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपको। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 16 × 12 कितना लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 16 × 12 हो जाएगा आपका 192। कितना लिख लेंगे हम यहाँ पे, 192। दोनों को माइनस करो तो कितना आ गया यहाँ पे, 32। कितना आ गया यहाँ पे, 32 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो 32 क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। 32 क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। कितने बढ़ाना पड़ेगा, 32, 192 में हमको 32 बढ़ाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज अगर हमको निकालना है तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, हमको 32 बढ़ाना है। कितने बढ़ाना है, 192 में बढ़ाना है। यही करना है ना, बेस के एरिया में ना। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ में ही हमको बढ़ाना है ना, तो बेस के एरिया में ही बढ़ाना, क्योंकि हाइट से तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है। इंटू क्या हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा, ठीक है। इंटू क्या कर लेंगे, इसको 100 कर लेंगे। इसको देखिएगा, इसको काटिएगा, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको काटने पर आ जाएगा आपको 16.66%, ठीक है। देखिए ये कितने से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा ना, तो 1/6 कितना होता है, 16.66% होता है। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। हाँ तो फ्रेंड्स, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है कि इन इन साबरमती एक्सप्रेस देयर आर एज मेनी वैगन्स एज देयर आर द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन, and not more than one passenger can have the same berth seat if the middlemost compartment carrying 25 passengers is filled with 71.428% of its capacity. Then find the number of passengers in the train that can accommodate if it has minimum 20% seats always vacant. Minimum if it has minimum 20% seats always vacant, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, साबरमती एक्सप्रेस में उसमें कितने सारे जितने वैगन है ना, देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, इस स्टेटमेंट को समझिएगा। देयर आर एज मेनी वैगन्स एज देयर आर द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन। ईच वैगन में जितने नंबर ऑफ सीट्स है ना, उतने ही उसमें वैगन्स लगे हुए हैं। ध्यान समझिएगा, एक साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन है,
उसमें इतने सारे वैगन है ना, जितने की एक वैगन में जितने सीट है उतने सारे उसमें वैगन लगे हुए हैं, ठीक है। और एक पैसेंजर जो है ना, एक पैसेंजर एक बर्थ पे बैठता, उससे ज्यादा पैसेंजर एक बर्थ पे नहीं बैठते हैं। अब क्या बोल रहा है कि मिडिल मोस्ट, जो सबसे बीच का जो कंपार्टमेंट है, उसमें 25 पैसेंजर बैठे हुए हैं, उसमें 25% बैठे हुए हैं, 25 पैसेंजर, सॉरी 25% नहीं, 25 पैसेंजर बैठे हुए हैं। और वो जो 25 पैसेंजर बैठे हुए हैं ना, वो कितना कैपेसिटी ले रहे हैं आपको, 71.428% कैपेसिटी ले रहे हैं, ठीक है। जो इसकी कैपेसिटी है, ट्रेन की जो कैपेसिटी है, उसका कितना ले रहे हैं वो, 71.428% का परसेंट कैपेसिटी ले रहे हैं, जो कि 25 पैसेंजर के बराबर है। देन फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम पैसेंजर इन द ट्रेन। तो मैक्सिमम पैसेंजर कितने हो सकते हैं उस ट्रेन में, कि 20% जो ना हमेशा क्या होता है, खाली ही रहता है। ट्रेन दैट कैन बी अकोमोडेट इफ इट हैज मिनिमम, जो 20% जो सीट होगा वो हमेशा क्या होगा, वहां पे खाली रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या एक स्टेटमेंट जो बोला जा रहा है कि 71% ऑफ द कैपेसिटी, 71.428% ऑफ द कैपेसिटी, मतलब जो भी कैपेसिटी है उसका 71.428%, जो भी कैपेसिटी है, कैपेसिटी उसका 71.428% वो कितने के बराबर है आपको, 25 के बराबर है। कितने बराबर है वो, 25 के बराबर है, ठीक है। तो 71.428% को अगर हम लिखना चाहे फ्रैक्शन में, तो कितना लिख सकते हो, 5/7, ठीक है। आप करके देखना, इसका कितना आएगा, 5/7 आएगा, इनटू क्या हो जाएगा आपको, कैपेसिटी। कैपेसिटी ये कितने बराबर है आपको, 25 के बराबर। ये कितने बराबर है आपको, 25 के बराबर। तो कैपेसिटी इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटी, कैपेसिटी इज इक्वल टू जगह 25 इंटू क्या आ जाएगा आपको 7, और बटे में कितना लिख लेंगे 5। तो ये जगह 5×5 = 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 35। मतलब जो एक वैगन की कैपेसिटी कितनी है आपको, 35 है। एक वैगन की कैपेसिटी कितनी है, 35 है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि एज मेनी वैगन एज देयर आर नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। ईच वैगन में जितने सीट है उतने ही नंबर ऑफ क्या है यहाँ पे वैगन लगे हुए हैं। और ईच वैगन की कैपेसिटी कितनी है आपको, 35 है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स पूरे ट्रेन में, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हो जाएंगे, ठीक है। जितने वैगन लगे, जितनी सीट है उतनी क्या है आपको वैगन है, तो सब में कितने होंगे, 35 होंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 35 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक में 35 है, 35 से वैगन है, तो 35 क्या हो जाएगा, 35 का स्क्वायर बोल सकते हैं हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, 12 और ये 25, मतलब टोटल नंबर सीट्स कितने हो गए, 1225 हो गए। जिसमें से बोलता है कि कम से कम हमेशा 20% क्या रहेंगे, कम से कम हमेशा क्या रहेंगे, हमेशा खाली रहेंगे, ठीक है। ट्रेन कैन अकोमोडेट इफ इट हैज मिनिमम 20% सीट ऑलवेज वैकेंट, मतलब 20% हमेशा क्या रहेंगे, वैकेंट रहेंगे। तो कितने पैसेंजर उसमें बैठ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर उसमें कितने बैठ सकते हैं, 80% बैठ सकते हैं, क्योंकि 20% क्या रहेंगे, हमेशा वहां पे खाली रहेंगे। तो मैं यहाँ पर कितना लिखूंगा, 1225, इसका क्या निकालना पड़ेगा हमको, 80%। यही निकालना पड़ेगा, कितना निकालना पड़ेगा इसका, 80%। 1 0 1 0 यहाँ से चला गया, ठीक है। ये हो जाएगा 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5×10, 5×4 = 20, 5×5 = 25 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको, 245 × 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा आपको, 980। तो 980 मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर क्या होंगे उस ट्रेन में सफर कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, सही हो जाएगा। क्लियर है ये, ठीक है, समझ गए होगे इस सवाल को, ठीक है ना। चलिए अब अगला उत्तर सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल क्या है, द प्रीपेड कार्ड ऑफ रिलायंस इन्फोकॉम gives 19% less talk time than the prepaid card of Tata Indicom having same price. Again, the postpaid card of same price of Tata Indicom gives 10% less talk time than its prepaid card. ठीक है, similarly the postpaid card of the same price of the Reliance gives 11.11% less talk time than the its prepaid card. How much percent less talk time we get from the Reliance postpaid card than the postpaid card of Tata Indicom? ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना, कि प्रीपेड कार्ड ऑफ रिलायंस इन्फोकॉम gives 19% लेस टॉक टाइम देन द प्रीपेड कार्ड ऑफ टाटा इंडिकॉम। जितना भी टाटा इंडिकॉम का प्रीपेड कार्ड का है ना टॉक टाइम, उससे 19% रिलायंस इन्फोकॉम का क्या करता है, कम देता है टॉक टाइम, ठीक है, सेम प्राइस पे, उसी प्राइस पे। अगेन द पोस्टपेड कार्ड ऑफ द सेम प्राइस ऑफ द टाटा इंडिकॉम गिव्स
10% लेस टॉक टाइम देन इट्स प्रीपेड कार्ड। जो टाटा इंडिकॉम का जो प्रीपेड कार्ड है उससे पोस्टपेड कार्ड में 10% लेस टॉक टाइम देता है। ठीक है, टाटा इंडिकॉम इटसेल्फ, ठीक है, खुद की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली उसी तरह से रिलायंस भी क्या करता है, जो उसका प्रीपेड कार्ड में जितना टॉक टाइम है ना उसका 11.11% क्या करता है, लेस टॉक टाइम देता है, किसमें, पोस्टपेड में देता है। अब पूछा जा रहा है कि हाउ मच परसेंट लेस टॉक टाइम वी गेट फ्रॉम द रिलायंस पोस्टपेड कार्ड देन द पोस्टपेड कार्ड ऑफ टाटा इंडिकॉम। ठीक है, पोस्टपेड कार्ड का कितना, पोस्टपेड कार्ड मतलब यहाँ पे बोल रहा है कितना कम टॉक टाइम देता है रिलायंस पोस्टपेड कार्ड, ठीक है, टाटा इंडिकॉम के मुकाबले। ठीक है, ये परसेंट में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक छोटा सा टेबल टाइप बना लेते तो आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए यहाँ पर क्या बोला ना कि टाटा, दो लोग है ना, एक तो है आपको टाटा और दूसरा कौन है आपको, यहाँ पे एक है आपको रिलायंस। ठीक है, और एक तो आपको हो जाएगा यहाँ पे प्रीपेड, ठीक है, और दूसरा कौन है आपका यहाँ पे, पोस्ट पेड है। यही चीज है ना। अगर मैं बोलूँ रिलायंस जो है टाटा से 19% लेस टॉक टाइम देता है, तो 100 यहाँ पे मान लेते हैं, इसको इसको मैंने 100 मान लिया। 100 का 19% लेस टॉक टाइम दिया तो मतलब कितना दिया होगा, 81 दिया होगा। अगर टाटा ने प्रीपेड में 100 अगर दिया टॉक टाइम तो उसका 19% लेस दिया तो रिलायंस कितना दिया, 81 दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगेन द पोस्टपेड कार्ड ऑफ सेम प्राइस ऑफ द टाटा इंडिकॉम गिव्स लेस परसेंटेज लेस 10% लेस टॉक टाइम देन इट्स प्रीपेड। जो प्रीपेड से उससे 10% कम, 10% क्या करता है, कम देता है, किसमें देता है आपको, पोस्टपेड में देता है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% 10 हो जाएगा, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 90। ठीक है, अब क्या बोला, सिमिलरली पोस्टपेड कार्ड ऑफ द सेम प्राइस ऑफ द रिलायंस गिव्स 11.11% लेस, मतलब इसका 11.11% लेस कौन देता है आपको, रिलायंस देता है। तो इसका 11.11% का मतलब कितना हो गया, 11% लेस है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 1/9। 1/9 इसका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 यहाँ से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 72। क्लियर है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 72। हाउ मच परसेंट लेस talk time we get from the Reliance postpaid card than the postpaid card of the Tata Indicom। तो हम लोग रिलायंस पोस्टपेड में कितना कम टॉक टाइम हमको मिल रहा है मुकाबले किसका, टाटा के। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 72 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 बटे में कितना लिख लेंगे यहाँ पे 90 इंटू क्या कर लेंगे यहाँ पे 100। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपको, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -18 और बटे में कितना हो जाएगा 90 इंटू क्या कर लेंगे 100। एक जीरो यहाँ से चला गया, ये हो जाएगा आपको 2। कितना हो जाएगा यहाँ पे 20% लेस, 20% लेस दे रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, चलिए देख लेते हैं ये अंतिम सवाल भी क्या है। In the half-yearly exam, only 70% of the students were passed. Out of these passed in half-yearly, only 60% students are passed in annual exam. Out of those who did not pass the half-yearly exam, 80% passed in the annual exam. What percent of the students passed in the annual exam? ठीक है, देखिए ये भी सवाल क्या है, इस वीडियो का अंतिम सवाल है। तो देखते हैं ये सवाल भी क्या है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि हाफ ईयरली एग्जाम में सिर्फ 70% बच्चे जो है ना वो पास किए। ठीक है, तो जो हाफ ईयरली में 70% पास किए थे उसमें से 60% स्टूडेंट जो है जो कि एनुअल एग्जाम में पास किए, उसमें से 60% बच्चे जो है वो सिर्फ एनुअल एग्जाम में पास किए। ठीक है, अब जो आउट ऑफ दोज हु डिड नॉट पास द हाफ ईयरली एग्जाम, जो हाफ ईयरली एग्जाम नहीं पास किए थे उसका 80% लोग क्या कर दिया, आपको एनुअल एग्जाम में पास कर गए। तो पूछा जा रहा है कितने बच्चे एनुअल एग्जाम में पास किए थे, कितने प्रतिशत बच्चे। तो देखो सिंपल से यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते, 100 ले लेते, फिर से टोटल स्टूडेंट्स कितने 100 हैं, जिसमें से हाफ ईयरली हाफ ईयरली एग्जाम में कितने प्रतिशत बच्चे पास किए, आपको 70%, 70 हो जाएगा। और फेल कितने कर गए होंगे, इसका मतलब फेल कर गए होंगे। यहाँ पर आपको क्या है, आपको पास का आ गया। ठीक है, और इधर में क्या हो जाएगा, आपको फेल का हो जाएगा। फेल कितने किए होंगे, फिर 30 बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, अब क्या बोल रहा, आउट ऑफ दीज ओनली 60% स्टूडेंट्स आर पास्ड इन एनुअल एग्जाम। जो हाफ ईयरली एग्जाम में पास किए तो उसका 60%, उसका 60% जो कि कहाँ पास किए, आपको एनुअल एग्जाम में पास किए। तो 60% इसका कितना हो जाएगा, आपको 42। तो 42 बच्चे क्या है एनुअल एग्जाम में पास किए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो फेल किए थे
हाफ ईयरली एग्जाम में, उसका 80% क्या किए, पास किए। मतलब इसमें से पास कितने किए हैं आपको, 80% लोग क्या किए हैं, पास करके। तो 80% कितने हो जाएंगे इसके, 24 हो जाएंगे। 80% क्या हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे ना। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन द एनुअल एग्जाम, तो कितने प्रतिशत बच्चे एनुअल एग्जाम में पास किए। तो देखो यहाँ पे 42 प्लस में कितना हो जाएगा, 24, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 66%। तो 66% क्या आपको एनुअल एग्जाम में पास किए, ठीक है ना। 66% बच्चे क्या किए, आपको एनुअल एग्जाम में पास किए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये वीडियो भी समाप्त होता है यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ। और मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको सवाल कराए ना, सारे ही सवाल के उत्तर आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है। तो दोस्तों आप अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार इसे लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए थे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियोस मैं हमेशा डालता रहता हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा जिससे मदद मिलेगी। आप देख भी रहे होगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।